हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स में भी हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। चलिए अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समलंब चतुर्भुज की आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप और जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में सीखा था। तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, यानी कि ट्रेपेजियम। तो इस प्रकार से मैंने जो आकृति बना दी बेटा, जिसका नाम मैंने एबीसीडी रख दिया, यह एक ट्रेपेजियम है। और इसका जो परिमाप आता है, ये मैंने आपको सिखाया था, कितना होता है? चारों भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। और क्षेत्रफल के लिए इसका सूत्र मैंने क्या सिखाया था? तो ए प्लस सी बाई 2 इंटू एच। जहां पे ए क्या है, तो ए और सी पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इनकी लेंथ है। और इन पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी होती है ना बच्चों, इनको जो बीच की दूरी होती है उसको एच से दिखा सकते हैं। और इसलिए इसका क्षेत्रफल का सूत्र बनता है ये। फिर जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों ने सीखा था। क्या होती है जटिल आकृतियां? मान लेते हैं कि जब आप कोई सा भी दो सरल आकृति मिला देते हैं बच्चों, ठीक है, मान लेते हैं मैंने इस प्रकार से एक जटिल आकृति बना दी। ठीक है, दो सरल आकृतियों के मिलने से जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं जटिल आकृति। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको दो सरल आकृतियों में बांटा जा सकता है, इस प्रकार से एक लाइन खींच करके। ठीक है, एक छोटा वाला आयत ऊपर की तरफ, एक बड़ा वाला आयत नीचे की तरफ। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों को जब आप जोड़ देंगे बच्चों, तो इस पूरे ही जटिल आकृति का क्या मिल जाएगा? आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। बताइए, इतनी चीजें आपको क्लियर है? अगर हाँ तो y लिखेंगे, और अगर नहीं तो n लिखेंगे। गुड। तो चलिए अब इसी पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न। तो मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। इसको हल करने का प्रयास करिए और इसका सही उत्तर देने का प्रयास करिए। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। आपके पास पूरा 2 मिनट है बेटा, इसको हल करिए तब इसका उत्तर करिए। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। गुड।
ठीक है बच्चों, अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दी गई आकृति का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यह एक जटिल आकृति है और इसीलिए इसको हम लोग पहले सरलतम आकृति में बांटेंगे। देखना बच्चों मैंने कैसे इसको बांटा है सरलतम आकृतियों से। आप इस प्रकार से एक रेड कलर से जब लाइन खींचेंगे तो यह आयत अलग हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एक पहली आकृति है। यह जो बड़ा वाला आयत है ये क्या है, पहली आकृति है। अब जो ही आप इसको बांटेंगे तो इस प्रकार से दो अलग अलग आकृतियां बनेंगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये तो दोनों का क्षेत्रफल यानी कि आकृति दो का क्षेत्रफल, आकृति दो का क्षेत्रफल बराबर होगा आकृति तीन के क्षेत्रफल से। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, मैं इस चीज को भी आपको दिखा देता हूं। देखिए अगर आप बात करेंगे ऊपर वाले आयत की लंबाई के बारे में तो कितना है, देखो 4 सेंटीमीटर। और अगर नीचे वाले के बारे में बात करें तो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से नीचे वाले आयत के बारे में बात करें तो ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। और अगर इसकी बात करें, इस वाले भुजा की बात करें तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब कि आयत 2 और आयत 3 का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो जल्दी से जो दूसरे वाला आयत है उसका एक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और एक का क्षेत्रफल जो ही निकालेंगे तीसरे का क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा। देखना, आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, 4 है। चौड़ाई कितना है बच्चों, 2 है। तो बताओ 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसलिए तीसरे वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी तो इतना ही होगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना समझ में आया तब हम आगे बढ़ाएं। गुड, बहुत ही बढ़िया अनिल। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर इतना समझ में आ गया बेटा तो एक आकृति और बची है, वो है पहली वाली आकृति। तो पहली वाली आकृति का क्षेत्रफल, पहली वाली आकृति का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। लेंथ, लेंथ दे रखी है, देख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ध्यान से, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और फिर ये 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 4 + 1 + 1 यानी इन तीनों को ही जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब लंबाई हो जाएगी 6 और चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई देखो बेटा यहाँ पे दे रखा है 5। तो 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जितने भी मान आप लोगों ने निकाले उनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है पूरी आकृति का क्षेत्रफल यानी कि कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल बराबर होगा 8 + 8 + 30। इसको जोड़ने पर आप क्या पाएंगे, तो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। बताइए सभी को ये चीजें क्लियर हैं? अगर हाँ तो वाई लिखिए और अगर नहीं, अगर हाँ तो वाई और अगर नहीं तो एन। गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आपने देखा कि इसका उत्तर होगा विकल्प बी। चलो बच्चों, अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या होते हैं ये, इनको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आखिर सर्वांगसम आकृतियां होती क्या है।
तो जब सीख लेंगे हम लोग सर्वांग समाकृतियों के बारे में, तब उसके क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे कि आखिर इसका क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, मान लेते हैं कि मैंने इस प्रकार से एक आकृति बना दी, ऐसे, समझिएगा, और एक दूसरी आकृति इस प्रकार से बना दी, ऐसे, और मैंने बोल दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया कि इनकी भुजाओं का मान क्रमशः देखना। मान लेते इसका नाम है ए बी सी डी, मान लेते हैं इसका नाम है पी क्यू आर एस। ए बी का मान हमने दे दिया 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान हमने दे दिया 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई हमने दे दी 3 सेंटीमीटर। चूंकि यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यह 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये वाला 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों ही आकृतियां एकदम बराबर हैं कि नहीं है आपस में, y या n? एकदम एक दूसरे के बराबर है ना बेटा? तो जब एक दूसरे के ये बराबर हैं तो इन्हीं को बोलते हैं सर्वांग सम आकृतियां। तो आप जो ये चित्र देख रहे हैं ना, दोनों, ये पहली वाली आकृति और ये दूसरी वाली आकृति, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों ही आपस में सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, तो जो प्रत्येक संगत भुजाएं हैं आपस में क्या है बच्चों? बराबर हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सर्वांग सम आकृति। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक, अब यहाँ पे त्रिभुजों के माध्यम से सिखाया गया है। देखिएगा, पहले वाले त्रिभुज जो कि हरे कलर से बना है, ग्रीन कलर से बना है, इसका जो आधार है वो है 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। आधार का मान है 6 और ऊंचाई 4। इस वाले त्रिभुज को देखिए, इसका आधार है 6 और ऊंचाई कितना है? 4। ठीक, इसकी एक भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए बच्चों, एकदम ये एक दूसरे के बराबर है या नहीं दोनों त्रिभुज? y या n लिख करके बताइएगा। एकदम बराबर है ना? तो दोनों ही आकृतियां कहलाती हैं सर्वांगसम आकृतियां, या फिर आप इसको सर्वांगसम त्रिभुज भी बोल सकते हैं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज भी बोल सकते हैं। तो अब अगर आपको पता लग गया कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए, ऐसे लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी, और इस साइड लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर, और ये दोनों आपस में क्या है? सर्वांग सम है। तो इस प्रकार से चिन्ह बनाना होता है। देखो, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं क्या? सर्वांग सम, यानी कि हर एक भुजा आपस में बराबर होगी, एकदम बराबर होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया दिखाने का तरीका कि हम लोग सर्वांगसम को दिखाएंगे कैसे। आई बात आपको समझ में? सर्वांगसम का चिन्ह भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले बराबर का निशान बनाते हैं और ऊपर इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बराबर का चिन्ह और ऊपर इस प्रकार से एस, जिसको उल्टा एस भी बोल सकते हैं। तो ये होता है सर्वांगसम का चिन्ह। ठीक, अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सर्वांगसम आकृतियां होती है ना बच्चों, उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे आपने देखा था कि जो त्रिभुज एबीसी था वह सर्वांगसम था त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब ये सर्वांगसम था तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह आपस में क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। ठीक, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। कैसे? देखना, सारे बच्चे देखना, इस वाले ग्रीन वाले त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकाल सकता हूं? 1/2 इंटू आधार यानी कि बेस इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई।
ऐसे। तो 1/2 इंटू आधार का मान कितना है बच्चों, बताइए। आधार का मान कितना है, 6 है। ऊंचाई का मान कितना है, ऊंचाई का मान 4 है। इस प्रकार से तो 6 का गुना कर दीजिए 4 में, कितना आता है, 24 आता है। और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। यानी इस हरे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा बेटा वह होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप इस ब्लू वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या करेंगे सूत्र, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, दिए गए मानों को रख दीजिए। आधार का मान कितना है यहाँ के लिए, 6 है। ऊंचाई का मान कितना है बेटा, 4 है। तो 1/2 इंटू 6 गुना 4 कितना होता है, 24 होता है। 24 का हाफ 12, यानी इसका भी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर दो आकृतियां आपस में सर्वांग सम हैं तो इनके जो क्षेत्रफल होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, गुड, बहुत ही बढ़िया। गुड। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो ए आर लिखा गया है ये शॉर्ट फॉर्म है ए आर, किसका, एरिया का। और एरिया को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक इस प्रकार से क्षेत्रफल ये है लिखा हुआ। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। स्नेहा मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, क्या बोल रहे हो तुम। अब देखो समान क्षेत्रफल वाली आकृतियां, अब इनके बारे में हम बात करेंगे। मान लेते हैं कि दो आकृतियां आपस में समान नहीं है लेकिन उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर है। ठीक है बच्चों, देखना एक त्रिभुज है, मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वह 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने ये ऐसे एट रैंडम दे दिया है। मान लेते इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर एस। ठीक, और मैंने बोल दिया कि ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो अगर ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो आप खुद सोच के बताओ क्या ये सर्वांगसम है या नहीं है, क्या ये सर्वांगसम है या नहीं है, y या n। गुड। तो जिन बच्चों ने कहा कि सर ये आकृतियां आपस में सर्वांगसम नहीं होंगी उनका उत्तर सही है, ठीक है, उनका उत्तर सही है। समझने का प्रयास करिए, आप यहां पे देखने का प्रयास करिए थोड़ा सा। एक त्रिभुज बना हुआ है और दूसरा आयत बना हुआ है। आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ग्रीन वाले का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो फिर से वही वाला फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई। आधार का मान 6, ऊंचाई का मान 4। 6 गुना 4 करेंगे क्या आएगा बेटा, 24। 24 का हाफ करेंगे क्या आएगा, 12। इसी प्रकार के अगर इस वाली आकृति की बात करें, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा,
अभी तो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। तो इस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लंबाई का मान कितना है? 4 है। चौड़ाई का मान कितना है? 3 है। तो 4 3 12 है। तो आपने देखा कि इसका क्षेत्रफल भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये दोनों आपस में सर्वांग सम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज है और दूसरा आयत है। सर्वांग का मतलब ये होता है कि उसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। जब आपस में बराबर है ही नहीं तो वह सर्वांग है नहीं। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो हम लोग को सीखना क्या था इस चीज से? हम लोग को ये सीखना था कि अगर दो आकृतियों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों सर्वांग हो। ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर दो आकृतियां, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम है, ठीक है, आपस में सर्वांगसम है, तो पक्की बात है कि उन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। मैंने कहा कि अगर दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, लेकिन अगर दो आकृतियों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों आपस में सर्वांगसम हों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को ये बात क्लियर है? गुड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, देखो, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। जो त्रिभुज ए बी सी है उसका क्षेत्रफल तो बराबर है, लेकिन ये जब सर्वांगसम नहीं है तो सर्वांगसम नहीं होने का जो चिन्ह होता है बेटा वो ऐसे होता है, आयत पी क्यू आर एस। अगर सर्वांगसम होती हैं दो आकृतियां तो उसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, और अगर सर्वांगसम नहीं होती हैं वो दोनों आकृतियां, उसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, यानी सर्वांगसम का चिन्ह बना करके काट देते हैं। क्या आपको ये भी चीज समझ में आ गई? दोनों दोनों चिन्ह समझ में आ गए बच्चों? गुड, बहुत ही बढ़िया। अब बताइए, इस एग्जाम्पल में बताइए, आप खुद बताइएगा, क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है या नहीं है? मैं लिखता हूं है या नहीं। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, ये दोनों ही आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। सारे बच्चे क्या उत्तर दे रहे हैं आप खुद सोचिए, एक बार और चांस ले लो, एक बार और आपके पास मौका है। आप खुद सोचो ये सर्वांगसम क्यों नहीं है, मैंने बता दिया। अब आपके पास एक्सप्लेन करने का मौका है कि बताइए ये सर्वांगसम क्यों नहीं। कौन बताएगा? कौन बताएगा? जो बच्चे बताना चाहते हैं आराम से इसको चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सर्वांगसम क्यों नहीं है। संजय कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, नहीं है इनका लंब। अच्छा ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? वैशाली ने बोला कि सर जी इनकी भुजा समान नहीं है। कौन कौन सी भुजाएं समान नहीं है बताइए? लेंथ अलग अलग है, गुड। भुजाएं समान नहीं है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, लेंथ अलग अलग है, ये भी सही बात है। कौन कौन सी भुजाएं अलग अलग आपको दिख रही हैं?
हाइट बेस, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो, आधार भी अलग है, बहुत बढ़िया। सर जी इनकी लंबाई बराबर नहीं है, ओके ओके, समझ गया। यानी कि सारे बच्चों ने देख लिया होगा कि ये आपस में सर्वांगसम क्यों नहीं है, लेकिन शुरुआत में सारे बच्चों ने गलत उत्तर दिया था, ये भी बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, आई थिंक बच्चों ने चित्र को ध्यान से देखा नहीं था। बच्चे ये देखें कि हाँ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल है, तो लाओ सर को बता देते हैं कि हाँ सर ये दोनों फिगर सर्वांगसम है। जबकि देखना चाहिए था कि क्या इनके आधार, क्या इनकी ऊंचाइयां आपस में बराबर है या नहीं। चलिए, आप ध्यान से देखिए, तो ये 4 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो ये तो अलग अलग हो गया ना बेटा, एक का 4 है, एक का 6 है। यहाँ पे एक की ये जो भुजा है आधार वाली वो 6 सेंटीमीटर है, और इसके जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर है। यानी ये भी क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो जब इस प्रकार से अलग अलग भुजाएं हैं, इसका मतलब ये फिगर सर्वांगसम नहीं है। ये फिगर सर्वांगसम नहीं है। ठीक, अब बताइए, क्या इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं? क्षेत्रफल आपस में बराबर है ना, गुड। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा कि अगर दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ठीक है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो ये जरूरी नहीं है कि वे दोनों आपस में सर्वांगसम हो। ठीक है, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में सर्वांगसम हो। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी बात है कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उनका क्षेत्रफल आपस में जरूर से जरूर बराबर होगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि अगर त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम नहीं है, एबीसी सर्वांगसम नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, चलो अब इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करो। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। सारे बच्चे जाइए और इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, और सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे अब चैट बॉक्स में। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। अब इसका उत्तर दे सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में। गुड।
ठीक है बच्चों, अब इसको हल करते हैं। देखो लिखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों। तो आपसे पूछा है कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे सवाल है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो पहली वाली त्रिभुज है यानी एबीसी वाली त्रिभुज है, इसकी जो एक भुजा एसी है इसका मान है 4 सेंटीमीटर, और यह दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा पीक्यू की भुजाओं की लंबाई के बराबर है। यानी कि एसी बराबर पीक्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दूसरी वाली यहाँ पे भुजा है, यहाँ पे देखो बीसी, बीसी, और ये किसके बराबर है, इस क्यू आर के बराबर है। ठीक है, वह कितना है, 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। और इसका एक कोण कितना है, देखो 70 डिग्री, और यहाँ पे इसका ये वाला कोण कितना है, ये भी 70 डिग्री। यानी कि इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर कोण पी क्यू आर, और वो भी कितना, 70 डिग्री। तो बताओ बच्चों, हम लोगों को तीन चीजें मिली कि नहीं मिली, एक पहली वाली चीज ये, दूसरी ये, और तीसरा एक कोण। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ही आपस में सर्वांगसम होंगे। कोई बच्चा बताएगा कि किस रूल से सर्वांगसम हो रहे हैं। देखते हैं किस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करके इस चीज को लर्न किया हुआ है। बताइए किस वाले रूल से सर्वांगसम है, कौन सा रूल है, ए है, यस ए एस है, ठीक है, या फिर कौन सा रूल है, गुड, कौन सा रूल है बेटा बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलो अच्छी बात है कि आपको ये चीजें लर्न है। याद करो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यस ए एस रूल। यस ए एस रूल में क्या होता था, साइड एंगल साइड, ठीक है, तीन चीजें बराबर थी यहाँ पे, क्या क्या, साइड एंगल साइड, यानी कि एक साइड दूसरे वाले साइड की, एक एंगल दूसरे वाले एंगल की, और तीसरी वाली साइड तीसरे वाले साइड की। यानी कि यह जो रूल लग रहा है वह है एस ए एस रूल। और एस ए एस रूल से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ऐसे लिखा जा सकता है इस चीज को, देखिएगा, इतना करने के बाद लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। और अभी को मैंने आपको सिखाया था कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। बताइए बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया, गुड वैशाली, बाकी बच्चे बताइए। बहुत ही बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चे सही बोल रहे हैं, किसी ने भी एन नहीं बोला, यानी कि सबको समझ में आ गया, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ओके ओके। चलो बच्चों, अब आप अगला प्रश्न हल करिए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। इसीलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। इसको हल करिए तब जाके इसका उत्तर करिए आप लोग। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक ठीक ठीक,
बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए बेटा, ध्यान से इसका उत्तर दो, अदरवाइज तुरंत गलत होगा ये सवाल। ये सवाल दिखने में तुमको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ध्यान से नहीं लगाओगे तुरंत गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी वाली बात नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से पढ़िए सवाल को, तभी जाके इसका उत्तर करिएगा, क्योंकि यह बेहतरीन सवाल है। भाई गाने मत ना बजाओ। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। आप लोग पोल सेक्शन में आंसर नहीं देते हो, ये बहुत गलत बात है। जाइए और पोल सेक्शन में आंसर करिए बेटा। आप ही लोगों के लिए क्वेश्चंस है ना, बताइए। आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर इसका उत्तर देना चाहिए पोल सेक्शन में। उससे पता लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप वो क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। बाकी के बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। ठीक है, आपके पास पूरे अभी 2 मिनट हैं। अभी भी आपके पास 2 मिनट का समय है, क्योंकि ये थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है, इसीलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। अभी भी आपके पास 2 मिनट का समय है, जल्दी से इसको हल करिए। होगा सर जी। स्नेहा के नाम से जो भी बच्चा है, बार बार माइक मत ऑन करो। अगर हो गया तो अच्छी बात है, बाकी बच्चों को करने दीजिए। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर करो आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। राजपाल सिंह के नाम से जो भी बच्चा है, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, अदरवाइज क्लास से बाहर किया जा सकता है आपको। ठीक है, गुड गुड। चलो, अब हम इस प्रश्न का हल देखेंगे कि आखिर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, लिखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज पीक्यूआर का आधार ज्ञात कीजिए। यहां पे एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है, और एक त्रिभुज पीक्यूआर है, ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों का ही क्षेत्रफल, सॉरी, सिर्फ एक का क्षेत्रफल, वो है कितना, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पहले वाले का क्षेत्रफल हमें मालूम है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये जरूर दे दिया गया है कि दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो आप खुद सोचो, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते ही होंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब इसका मान कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। बताओ बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगर इतना समझ में आया तो y लिखेंगे, और अगर नहीं आया तो n लिखेंगे। इतना क्लियर है।
गुड गुड। तो अब देखिएगा, हम इसको मैं या देखो या इसी चीज को मैं यहां लिख देता हूं ताकि एक बार साफ सुथरे तरीके से लिखा गया हो। आधार का मान कितना है? क्यू आर है, जो कि हमें निकालना है। और ऊंचाई, ऊंचाई देखो इस त्रिभुज की कितनी है बेटा? तो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। और यहां पे क्षेत्रफल का मान दे रखा था 28, इस प्रकार से मैंने भी 28 रख दिया। तो अब इस 28 को कट कर सकते हैं 7 से। कितने बार में कट होगा? तो 4 टाइम्स में। क्यू आर का गुणा कर दो 1 में, ठीक है? तो क्यू आर बटे 2 बराबर 4 होगा। इसी चीज को क्या लिख सकते हैं देखना, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। यानी कि आधार क्यू आर का मान कितना होगा बेटा? 8 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों बताओ। ठीक है, अभी सेंड कर देता हूं, अभी सेंड कर देता हूं। बाकी बच्चे बताइए, क्या आप सभी को ये चीजें क्लियर हैं? ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ा सकें। ओके ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, तो सारे बच्चों ने देखा कि इसका विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है बेटा, अब एक बात बताना, अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है और इसका एक जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है ना, ये जो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर है, तो इस वाले त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा वह कितना होगा? बताइए। गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अपने कॉपी में नोट कर लिया। पहले वाले त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा बेटा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ प्रश्नों को पूछूंगा, बताना। इस प्रकार से एक त्रिभुज दे रखा है और एक दूसरा त्रिभुज दे रखा है ऐसे। ठीक, मान लेते हैं पहले वाले त्रिभुज का नाम है ए बी सी, दूसरे वाले त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। पहले वाले त्रिभुज का जो आधार है बेटा वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है। तो आपको इस वाले त्रिभुज का ऊंचाई बताना है। बताइए इसका ऊंचाई कितना आएगा? सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे इसका उत्तर, सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। पहले इसको हल करना है तब बताना है, ठीक है? गुड गुड। तो उसकी ऊंचाई कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर आएगी। कैसे किया होगा आपने? देखिए, देखिए इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर वही वाला सूत्र, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मान दे रखा है कितना? 15। अब क्या करेंगे? तो अब दिए गए मानों को रखेंगे। बेस का मान दे रखा है 3 इंटू एच का मान हमें निकालना है, और ये रहा आपका 15। तो 3 का गुणा 1 में करा सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 3h/2 बराबर 15। 15 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, कितना आएगा बेटा? 15 दूना 30, इस प्रकार से। इसलिए h का मान कितना होगा? 30/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर।
बताओ बच्चों, ये चीजें क्लियर हुई हैं आपको? क्लियर है सभी को? गुड। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। सभी को क्लियर है? ओके बेटा, ओके। तो ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं तक थी। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। लेकिन अब आप लोग नोट करिए होमवर्क। ठीक है। ओके सर।